डिजिटल फॉरेंसिक्स नहीं जानते ना किस चिड़िया का नाम है, जानेंगे इस कोर्स में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। माई सेल्फ अभिलाष सिंह एके हैकर चार्ल्स एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबका डिजिटल फॉरेंसिक्स के इस कैप्सूल कोर्स में। ये कैप्सूल कोर्स हमने काफी सारे मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स एंड चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आप काफी अच्छे से इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ सकें। इस कोर्स में मैं आपको फॉरेंसिक्स डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में इन डेप्थ बताऊंगा। एंड कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स का एक छोटा सा प्रीफेस ले लेते हैं, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक्स और फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। व्हाट इज फॉरेंसिक? फॉरेंसिक शब्द का एक्चुअली में मतलब क्या है? हमने काफ़ी सारे क्राइम शोज में ये देखा है या क्राइम मूवीज़ में हमने देखा है कि फॉरेंसिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो फॉरेंसिक एक्चुअली में होता क्या है? तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी आपकी थ्रू आउट द कोर्स, जो भी डेफिनेशन होंगी आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगी। अभी जानते हैं फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है। फॉरेंसिक का मतलब होता है साइंटिफिक टेस्ट को परफॉर्म करके, यानी कि साइंटिफिक टेस्ट के थ्रू किसी भी क्राइम या क्राइम सीन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करना। इस तरीके से जैसे कोई क्राइम हुआ है तो कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जानते हैं कि एक्चुअली क्राइम सीन पे हुआ क्या था। ऑलराइट, अब जानते हैं व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस, यानी फॉरेंसिक साइंस के बारे में। फॉरेंसिक साइंस आपका साइंस फील्ड का ही एक ब्रांच है, यूं कह लीजिए पार्ट है, जिसके अंडर क्राइम एंड एविडेंस एनालिसिस के टेक्निक्स एंड मेथड्स आते हैं, साथ के साथ टूल्स भी आते हैं। मोर ओवर इसके अंदर आपका मेडिकल फॉरेंसिक्स, देन आपकी फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स भी इसी के अंडर आते हैं। ऑलराइट, आई गेस इनफ फॉर द इंट्रो। हमने प्रीफेस जान लिया है कि एक्चुअली में दो मेन टर्म्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स डिग इन टू द मेन कोर्स। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स? अब जानते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स आपका फॉरेंसिक साइंस का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर डिजिटल डिवाइसेस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल, या जिसे हम डिजिटल मीडिया के नाम से जानते हैं, उसका रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन आता है। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स खुद में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो एक जाहिर सी बात है कि हमारे पास इसके कुछ टाइप्स भी होंगे। तो क्या हैं ये टाइप्स? तो हमारे पास 5 टाइप के डिजिटल फॉरेंसिक्स होते हैं, यूं कह लीजिए फॉरेंसिक एनालिसिस होते हैं। पहला आपका आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, दूसरा आपका आता है मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स, तीसरा आपका आता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स, चौथा आपका आता है क्लाउड फॉरेंसिक्स एंड पांचवा आपका आता है डेटाबेस फॉरेंसिक्स। अब हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑलराइट, पहला है हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस आता है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं? आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, आपकी SSD एंड साथ के साथ इन सब की वॉलेटाइल मेमोरी जैसे कि रैम हो गई, वो सब आपका कंप्यूटर डिवाइसेस में आता है। एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्हीं डिवाइसेस तक लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स। अब इसे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर, जब हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो हम इसको सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं? सेपरेटली हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भले ही मोबाइल भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं उसको, लेकिन इसकी वर्किंग कंप्लीटली डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। ओके, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स में जाहिर सी बात है, ये नाम से ही समझ आता है कि मोबाइल डिवाइसेज आते हैं। आपका हमारा एंड्रॉइड फ़ोन हो गया, iOS डिवाइस हो गया, ब्लैकबेरी हो गई, ब्लैकबेरी तो आने बंद हो गए, लेकिन अगर कहीं मिलता है तो ब्लैकबेरी हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया। ये सब आपके जो भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस आपके कीपैड वाले फ़ोन जो होते हैं, वो सब का फॉरेंसिक एनालिसिस आपका मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक के अंदर आता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज नेटवर्क फॉरेंसिक? नेटवर्क फॉरेंसिक, तो हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, हम सब जानते हैं कि ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी बस एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस वजह से नेटवर्क फॉरेंसिक्स। ऐसे में कभी भी अगर कुछ नेटवर्क अटैक होते हैं, नेटवर्क रिलेटेड अटैक्स होते हैं, तो ऐसे में हम नेटवर्क डिवाइसेस को फॉरेंसिक एनालिसिस के थ्रू अंडरगो करते हैं, यानी नेटवर्क डिवाइसेस का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपके राउटर्स हो गए, हब्स हो गए, स्विचेस हो गए। हब्स तो आपके बाय द वे यूज़ नहीं होते, लेकिन स्टिल हब्स एंड स्विच कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो वो हो गए। साथ के साथ आपका कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर नेटवर्किंग लॉग्स हो गए, तो वो सब आपका नेटवर्क फॉरेंसिक्स में आता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है हमारा क्लाउड फॉरेंसिक्स। अब क्लाउड फॉरेंसिक्स स्टार्ट करने से पहले आप फिर से मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो, और वो ये है कि सर, अगर हमें तो ये पढ़ाया गया था कि क्लाउड जो है वो भी कुछ नहीं है, बस एक सर्वर है, और सर्वर कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है, तो हम इसको सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके एनालिसिस का टेक्निक भी डिफरेंट है।
भले ही सर्वर या क्लाउड आपका एक सर्वर हो, एक कंप्यूटर हो, लेकिन हमारे पास उसका एक्सेस डायरेक्टली नहीं होता और हमें कोई देगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल में एनालिसिस करने जाते हैं, गूगल ड्राइव का अगर हम एनालिसिस करते हैं किसी का, तो गूगल हमें नहीं बताएगा कि ये पर्टिकुलर फाइल्स किस हार्ड ड्राइव में स्टोर है, और एक हार्ड ड्राइव में एक यूजर का डेटा थोड़ी ना होता है। इसी वजह से इसके एनालिसिस को इतना डिफरेंट क्रिएट किया गया है, जिस वजह से कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच बन गया है। सो क्लाउड फोरेंसिक्स में हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि आपकी RDPs हो गए, VPS हो गए, एंड साथ के साथ आपकी क्लाउड स्टोरेज, उनके एनालिसिस आता है। सो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका डेटाबेस फोरेंसिक्स। सो हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक डेटाबेस में स्टोर होती है। किसी भी सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डेटाबेस में स्टोर होती है, तो उस डेटाबेस के एनालिसिस को डेटाबेस फोरेंसिक कहते हैं। ऑलराइट, तो हमने जान लिया है टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में। अब हम जानते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन का गोल क्या होता है, लाइक करते क्यों है, क्यों करनी है डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बेसिकली 6 गोल होते हैं, जिसे हम 6 Ws ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स भी बोलते हैं। पहला आपका आता है व्हाट, दूसरा आपका आता है व्हेन, तीसरा आपका आता है व्हाई, चौथा आपका आता है हु, पांचवा आपका आता है वेयर, एंड सिक्स्थ आपका है हाउ। ये 6 WH का आंसर देना ही गोल होता है हमारा डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। सो अब इन 6 WH का हम डिटेल में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में होते क्या हैं। सो फर्स्ट है हमारा व्हाट। व्हाट हमें बताता है कि क्या हुआ था, व्हाट हमें क्या का आंसर देता है कि एक्चुअली क्राइम सीन पे क्या हुआ था या क्या क्राइम हुआ था। दूसरा आपका आता है वेयर। वेयर आपके 2 आंसर देता है। तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि क्राइम कहाँ पर कहाँ से किया गया, यानी कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि किसी ने हो सकता है अपने घर से किसी कंपनी के सर्वर पे डीडॉस करा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है वाई हमें बताता है कि क्राइम का रीजन क्या रहा, एक्चुअली क्रिमिनल ने क्राइम क्यों करा। ओके। नेक्स्ट आपका आता है हु आपको 3 आंसर देता है। पहला आपको देता है विक्टिम, कि एक्चुअली विक्टिम कौन है, क्राइम किसके खिलाफ किया गया है, किसके लिए किया गया है, यानी किसको उस क्राइम से नुकसान पहुंचा है। दूसरा आपके आते हैं विटनेसेस, यानी कि क्राइम किसने होते हुए देखा है। और तीसरा आपका आता है सस्पेक्ट यानी किस पे हमें और विक्टिम को शक है कि इसने अटैक करा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन हमें बताता है कि क्राइम कब हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइम कितने बजे हुआ या किस दिन को हुआ, तो वो आपका व्हेन उसका हमें आंसर देता है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है हाउ, कि क्राइम कैसे हुआ। तो इसका हम एग्जांपल समझते हैं। तो हाउ का आंसर है क्राइम कैसे हुआ। तो हो सकता है कि किसी सर्वर पे अगर अटैक हुआ है तो हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी रही हो या फिर कोई 0 डे एक्सप्लॉइट रहा हो। ऑलराइट, तो ये थे हमारे 6 Ws ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। अब हम जानते हैं हाउ इज डिजिटल फोरेंसिक्स यूजफुल, कि डिजिटल फोरेंसिक्स यूजफुल कैसे है डिजिटल केसेस या सिविल या क्रिमिनल किसी भी टाइप के केस या इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में डिजिटल फोरेंसिक्स कैसे यूजफुल साबित होता है, एंड एक्चुअली में डिजिटल फोरेंसिक्स का यूज है क्या। तो डिजिटल फोरेंसिक्स का यूज हर टाइप के केस में हो सकता है, चाहे वो डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है जिस पर केस चल रहा है, एंड उस पर केस चल रहा है कि वो टेररिस्ट है या टेररिज्म से जुड़ा हुआ है या उनको सप्लाई करता है, कुछ भी किसी भी टाइप का केस हो सकता है। एंड हमें उसके फोन का एनालिसिस करने पे या लैपटॉप का एनालिसिस करने पे ब्राउजर सर्च हिस्ट्री में मिलता है हाउ टू मेक अ बॉम्ब। तो ऐसे में वो सर्च रिजल्ट पर्टिकुलरली ये डिनोट करता है कि इस पर्सन का हो सकता है किसी टेररिज्म से या टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शन हो। तो अब समझते हैं कि हाउ इज डिजिटल फोरेंसिक्स यूजफुल इन सॉल्विंग केसेस, कि केस सॉल्व करने में डिजिटल फोरेंसिक कैसे यूज होता है, कैसे यूजफुल साबित होता है। ये समझने के लिए हम रियल लाइफ कुछ केस स्टडीज को शॉर्ट में एनालाइज करेंगे। पहली केस स्टडी है, ईयर 2000 में मार्टी थीर नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था, एंड उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंक्रीमेंटिंग एविडेंस के तौर पे 77,000 ईमेल्स का यूज किया था। अब आप पूछोगे वो कैसे। जो ईमेल थे वो मार्टी थीर की वाइफ एंड जॉन डायमंड नाम के व्यक्ति के बीच में थे। मे बी वो उसका बॉयफ्रेंड था या उसके साथ अफेयर हो सकता है। एंड उन ईमेल्स ने ये प्रूव कर दिया था कि जो मार्टी थीर का मर्डर प्लान था वो हमारी मार्टी थीर की वाइफ ने एंड जॉन डायमंड ने करा था। अब हम एक इमेजिनरी सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर हो सकता है किसी चोरी का या फिर मर्डर का ब्लेम या फिर चार्ज लगा हुआ है, एंड वो एक चीज को क्लेम करता है कि जब मर्डर हुआ या जब चोरी हुई तो मैं प्लेस पे था ही नहीं, मैं जो हमारा क्राइम सीन है वहां पे था ही नहीं, मैं किसी कॉफी शॉप में था या मैं अपने घर पे था या मैं अपने ऑफिस में था। वो कुछ भी क्लेम कर सकता है। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टिगेटर आप क्या करेंगे। सो लेक्चर को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट करो। सो आई होप आपने आंसर अपना कमेंट कर दिया होगा। तो ऐसे में हम 2 चीजें कर सकते हैं। अब वो 2 चीजें क्या हैं।
पहली कि हम जिस भी कैफे ऑफिस वगैरह में वो बोलता है, क्लेम करता है कि हम वहाँ पे हैं, तो हम वहाँ पे जाएं और प्रॉपर वारंट के साथ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करें एंड ये वेरीफाई करें कि वो बंदा वहाँ पे था या नहीं था। अब लेकिन अगर वो घर भर में है तो हो सकता है वहाँ पे लाइक मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा केसेस में ये होता है कि घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाता। तो ऐसे केस में हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स का हेल्प लेते हैं। हम जो हमारा एक्यूज है यानी जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसके फ़ोन को चेक करेंगे, उसका नेटवर्किंग लॉग्स है, हर चीज़ के लिए वारंट लगता है। मैं बार बार कहता हूँ वारंट इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या हर टाइप की इन्वेस्टिगेशन में वारंट इंपॉर्टेंट है। तो वारंट लेके हम उसका जो मोबाइल डिवाइस है उसका एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद हम उसके लॉग्स एनालाइज करते हैं, अदर जो भी हमारे नेटवर्क रिलेटेड एविडेंस होते हैं ना कलेक्ट करते हैं एंड देन हम हमारी किसी कॉफी शॉप में या घर में या उसके राउटर में ऑफिस में वहाँ के भी हम एविडेंस चेक करते हैं, डबल चेक करने के लिए, कंप्लीटली वेरीफाई करने के लिए कि वो पर्सन वहाँ पे था कि नहीं था। हम एक और अब रियल लाइफ केस सिनेरियो से समझते हैं जो केस हो चुका है। तो ईयर 2004 में विलियम नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल इन्वेस्टिगेशन टीम को विलियम की वाइफ के कंप्यूटर में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला था। अब इस लेक्चर को पॉज करो एंड टाइप करो या फिर अपना कोई भी गेस डालो कि वो किस टाइप का एविडेंस हो सकता है। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। सो वो एविडेंस थे गूगल सर्चेस। किस टाइप के गूगल सर्चेस? तो गूगल सर्चेस थे अनट्रेसेबल पॉइजन के, हाउ टू कमिट अ मर्डर, हाउ टू बाय अ गन, ईटीसी। ये सारे गूगल जो सर्चेस थे उसके अगेंस्ट थे और वो ये साबित कर रहे थे कि जो विलियम का मर्डर है वो उसकी वाइफ ने खुद ने करा है। नाउ एक नोट की बारी आती है। एक नोट हमने लिख लेना चाहिए, वो ये है कि एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको और हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और करने पड़ सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो डिजिटल स्पेस है वो डेली ग्रो होता है, नई टेक्नोलॉजीज रोज रोज इंट्रोड्यूस होती हैं, टेक्नोलॉजीज अपडेट होती हैं, ग्रो होती हैं। इसी वजह से हमें बहुत टाइप के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक चैलेंजेस के बारे में, यानी कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते टाइम जो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने वाले हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है और बहुत ही हाई लेवल की कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इतने ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल होने की वजह से हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। जैसे हमारी लॉ एजेंसीज हो गई या कोई प्राइवेट कंपनीज हो गई, तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट है हमारा डिजिटल डेटा की रैपिड ग्रोथ। जो हमारा डिजिटल डेटा होता है वो रैपिडली ग्रो करता है एंड साथ के साथ रोज नए नए फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिस वजह से उसे एनालाइज करना एक एनालिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ रोज नए नए डिवाइसेज आ रहे हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, नई नई फाइल टाइप्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और वो भी एनालिस्ट के लिए परफॉर्म करना, उन पर डिजिटल एनालिसिस परफॉर्म करना, यानी जो हमारा फॉरेंसिक एनालिसिस होता है वो परफॉर्म करना या उनको अंडरस्टैंड करना यानी उनको समझना मुश्किल हो सकता है। तो ये भी हमारा फॉरेंसिक के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन के यूज से हमारा प्राइवेसी भले ही सेफ हो गया हो, यानी प्राइवेसी सेफ गार्ड हो गई हो, लेकिन फॉरेंसिक के साइड से अगर इसको देखें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा सरदर्द है। क्योंकि कई बार प्राइवेसी जो हमारे प्राइवेसी फीचर्स होते हैं, इंक्रिप्शन के कारण हम डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कई बार एविडेंस मिस हो जाता है या कोई भी इंपॉर्टेंट एविडेंस जो होता है उसे हम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट चैलेंज है हमारा अपडेशन को लेके, यानी कि जो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको रैपिडली ग्रोथ की वजह से, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है उसके रैपिड ग्रोथ की वजह से कंप्लीटली डेली बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है या रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है, जो कि इतनी जल्दी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास एक ऐसी फाइल आ जाती है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नया फॉर्मेट है जिसे कोई हमारा फॉरेंसिक टूल जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसेबल फील करते हैं क्योंकि हम उसे एनालाइज नहीं कर सकते। भले ही वो हमारा जो अपडेट है उसको सपोर्ट देने लगे, जो हमारा नेक्स्ट टूल का अपडेट आएगा उस फॉर्मेट को सपोर्ट करने लगे, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर हफ्ते या हर महीने ही अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स आने में भी टाइम लगता है, जिस वजह से ये हमारे लिए एक चैलेंज बन के सामने आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये एक्चुअली सबसे बड़ा है हमारा जो चैलेंज है, वो है एडमिसिबिलिटी को लेके। हमारा हर टाइप का एविडेंस जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है और कुछ एडमिसिबल है भी। दिक्कत ये होती है कि इन्हें प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है पैनल में, यानी जो जजेस के सामने और जो हमारा एक्सपर्ट विटनेस है उसके सामने इन्हें प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम ले लें तो एंड्रॉइड फॉरेंसिक अगर हम करते हैं तो एंड्रॉइड फॉरेंसिक का जो एविडेंस है उसे प्रेजेंट करना, उसे वैलिडेट करना, उसे वेरीफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जिस वजह से एडमिसिबिलिटी काफ़ी श्रिंक हो जाती है, काफ़ी सारा एविडेंस तो हम प्रेजेंट कर ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से ये एक हमारे इन्वेस्टिगेशन में लिमिट आता है, जिस वजह से ये एक चैलेंज बन के हमारे सामने आता है। सो ये थे हमारे डिजिटल फॉरेंसिक के चैलेंजेस। मेजॉरिटी चैलेंजेस यही हैं जो हम लोग अक्सर डेली बेसिस पे केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए फेस करते हैं।
ऑलराइट, तो हम जान लेते हैं चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक्स में या फॉरेंसिक फील्ड में। तो चेन ऑफ कस्टडी यार इंटरनेट पे ना काफ़ी फैंसी टर्म बनाया हुआ, लेकिन एक्चुअली में बहुत छोटी सी चीज़ है। चेन ऑफ कस्टडी आपकी है एविडेंस एक्विजिशन, यानी जब आपको एविडेंस मिला वहाँ से उसको उठाने से लेकर जज की टेबल पे लाने तक का जो उसने पाथ फॉलो किया है वो हमारी होती है चेन ऑफ कस्टडी। और वो हमारी साथ के साथ ये भी दर्शाती है कि जो हमारा एविडेंस है उसकी इंटीग्रिटी बनी रही या नहीं। तो अगर इंटीग्रिटी नहीं बनेगी तो चेन ऑफ कस्टडी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, तभी हम चेन ऑफ कस्टडी की बात करते हैं, अदरवाइज हम उसकी बात नहीं करते हैं। सो जस्ट द पाथ, यानी एविडेंस जो हमारा प्रेजेंटेशन तक, जो हमारी लास्ट रिपोर्टिंग फेज तक जो भी पाथ फॉलो करता है कि भैया पहले मैंने इसे यहाँ से इस जंगल से उठाया हमने, या फिर हमने किसी के घर से हमने हार्ड ड्राइव उठाई, या कहीं से हमने किसी की डेड बॉडी अगर मिली, अगर हम साइंस वाला जो हमारा मेन बायोलॉजिकल फॉरेंसिक्स है उसके बारे में बात करें, तो हमने यहाँ से डेड बॉडी उठाई, हम इस लैब के पास लेके गए, इस लैब पे टूल्स नहीं थे तो इस वजह से हम फिर इस लैब पे लेके गए, कुछ टेस्ट चाहिए थे तो उसके लिए हमें बड़े लैब में ले जाना पड़ा। तो ये जो फाइनल प्रोसेस है, इसके बाद हम हमारा जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है उसमें क्या हो सकता है, हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है। तो हमने हार्ड डिस्क उठा ली कि भैया हमें यहाँ इस घर में हार्ड डिस्क मिली, देन हमने हार्ड डिस्क को उठा करके पहले हम हमारे थाने लेके गए, हमने वहाँ पे रिपोर्ट जो हमारी जो भी एविडेंस वगैरह एविडेंस लिस्ट वगैरह फाइल कर दी कि एविडेंस अपने को मिला, ये चीज़ हमें मिली है। देन वो वहाँ से उठ करके दूसरे थाने चली गई, यानी कि चौकी से वो मेन थाने चली गई, जो आपका मेन बड़ा वाला जो आपके हेडक्वार्टर चली गई। फिर वहाँ पे दोबारा से उसको मेंशन किया जाएगा कि यहाँ से वो फाइनली डिजिटल फॉरेंसिक लैब में चली गई। डिजिटल फॉरेंसिक लैब के बाद उसे वहाँ से निकालेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक लैब से यहाँ से निकल गया है भाई हमारे पास से, ये हमने वापस पुलिस वालों को थमा दिया, पुलिस वाले लेकर के उसे जज के पास चले गए। ये होती है आपकी चेन ऑफ कस्टडी। केवल जो एविडेंस का पाथ है वो चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। दैट्स ऑल। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है। अब हम सीखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के फंडामेंटल्स के बारे में, यानी इनके बारे में हम जानते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स के एक्चुअली में फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। पहला है आपका डिजिटल एविडेंस। एक जाहिर सी बात है, किसी भी केस का जो बुनियाद है, यानी कि जो भी उसकी नींव होती है, वो होते हैं एविडेंस। एविडेंस नहीं है तो केस नहीं है, एंड जो हमारा अपराधी है वो छूट करके चला जाएगा। तो वही हमें डिजिटल केस में भी होता है, हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी हमारा होता है डिजिटल एविडेंस। तो नॉर्मल एविडेंस क्या होगा, मान लीजिए एक मर्डर केस है, तो वहाँ पे एक हमारा मर्डर वेपन है, तो मर्डर वेपन पे सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स हमारा एक नॉर्मल एविडेंस है। तो जो डिजिटल एविडेंस होता है डिजिटल मीडिया डिवाइसेस में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स हैं फोटोज, वीडियोस, कैमरा से जो कैप्चर होती हैं, फोन में कैप्चर किए गए कॉन्टैक्ट लॉग्स हो सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो सकती है, एंड एटसेट्रा। अब एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो एविडेंस है उसको बहुत ही ध्यान से रखना होता है, राइट। ध्यान से नहीं रखेंगे तो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, एविडेंस एक्सप्लॉइट हो सकता है, या एविडेंस हो सकता है गायब भी हो सकता है। ऐसा बहुत बार होता भी है केसेस में कि करप्शन की वजह से एविडेंस ही गायब हो गया, जिस वजह से जो अपराधी होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसका जो डिजिटल एविडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। कोई भी एक गलत स्टेप लिया जाए या कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर गलत तरीके से अगर करा जाए तो पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नेचर का होता है। इसी वजह से एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि चीज़ें और डिफरेंट टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप सावधानी अच्छे से बरत सकते हैं। ऑल्सो एक बात ध्यान रखने की होती है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसी की एविडेंस हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ही इस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ के साथ ये जज का जो डिसीजन होता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब हम जानते हैं फॉरेंसिक्स टूल्स के बारे में, जो भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, यानी डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स के बारे में। टूल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टूल्स ही यूज करना डिजिटल फॉरेंसिक्स कहलाता है। एज एन इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर को बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, उस टेक्नोलॉजी की या हर टाइप की टेक्नोलॉजी की जिससे वो केस में डील कर रहा है। टूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही इनफ नहीं है। एज एन इन्वेस्टिगेटर आपको पता होना चाहिए कि टूल्स जो है कैसे वर्क करते हैं, साथ के साथ कि हमारा एविडेंस कैसे एक्वायर होता है, उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, एंड कैसे डिफरेंट टूल्स उस पर्टिकुलर एविडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल के बारे में। आखिर जो हमारे टूल्स हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमारे पास 3 टाइप के टूल्स जो अवेलेबल होते हैं, प्रोप्राइटरी टूल्स, ओपन सोर्स टूल्स एंड हमारे खुद के टूल्स, यानी जो हम खुद डिजाइन करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। तो हमने फोरेंसिक टूल्स के बारे में ब्रीफ में समझ लिया कि क्या किस टाइप के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंड क्या उनका एक्चुअल में यूज होता है। अब हम जानते हैं साइंटिफिक मेथड्स के बारे में।
सो एज एन इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी है कि उसे साइंटिफिक मेथड्स का अप्लाई करना आना चाहिए और उनके बेस पे डेटा को एनालाइज एंड सैंपल्स को कंपेयर करना भी आना चाहिए। साथ के साथ एक इन्वेस्टिगेटर के अंदर ये भी हमारी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइप के अबनॉर्मल बिहेवियर या कोई भी टाइप की शॉर्ट फॉर्म्स को जो हम एनालाइज कर रहे हैं उनको पकड़ सके, किसी भी टाइप के अबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट कर सके। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक इन्वेस्टिगेटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड से अपडेटेड ना हो। सो अब हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स का आखिर में मतलब क्या है, कि है क्या चीज़ है साइंटिफिक मेथड्स। सो ये साइंटिफिक मेथड्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज यानी कि नई चीजें सीखना और पुरानी नॉलेज को अपडेट करना आता है। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए साइंटिफिक मेथड्स एक वरदान की तरह हैं क्योंकि इनकी हेल्प से बहुत ही इजीली वो कोर्ट में एडमिसिबल एंड रिलायबल एविडेंस को प्रेजेंट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत ही सिंपल सी मेथोडोलॉजी होती है, ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग डेटा एंड फैक्ट्स एंड देन बिल्डिंग एन हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दोस फैक्ट्स। यानी कि पहले हम ऑब्जर्व करते हैं एविडेंस कैसा है, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमारे काम का है, यूजफुल है, वाकई केस में हेल्प करने वाला है, एंड देन हमारे माइंड में हम जो क्राइम सीन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप रिक्रिएट करते हैं कि कैसे क्राइम हुआ था, किस तरीके से हुआ था। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेटर का नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी उसने हाइपोथेसिस क्रिएट किया उसके बेस पे प्रेडिक्शंस बनाना, लेकिन कोई भी ऐसी वैसी प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन ऐसी जो सेंस बनाए और प्रूव की जा सके, एल्स सब कुछ बेकार है। अब ताकि कोई एरर्स ना आए इस वजह से हमें एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है जो हमारे फैक्ट्स को प्रूव एंड डिसप्रूव कर सके, यानी कि कुछ को किसी चीज को साबित कर सके, किसी चीज को खारिज कर सके। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग कैसे होती है। ये होती है एक पर्टिकुलर इस टाइप का डेटा कलेक्ट करके जो हमारे किसी फैक्ट को प्रूव कर सके और इस फैक्ट को भी कलेक्ट करके जो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर सके। एज सिंपल एज दैट, जैसा नाम है वैसा काम है, कोई बड़ी टर्म नहीं है। लोग काफी कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने सोचा इसका आपको मैं अलग से समझा देता हूँ। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर साइंटिफिक मेथड्स यूज करने का रीजन क्या है, जरूरत क्या पड़ गई। नाइस क्वेश्चन। सो एक्चुअली साइंटिफिक मेथड्स यूज करना मस्ट है। पहली बात तो लॉ ने हमें बोल रखा है कि हम उसी से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सो इट्स एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, एविडेंस एनालिसिस करते हैं, फैक्ट कलेक्शन करते हैं, प्रिडिक्शंस जो भी बनाते हैं, उस सबको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारी एक साइंटिफिक जो है साइंटिफिक बेस होना जरूरी है। अगर कोई साइंटिफिक बेस नहीं है हमारे किसी भी एविडेंस का है जो भी हम प्रूव कर रहे हैं कोर्ट में, तो एविडेंस की क्रेडिबिलिटी जनरेट नहीं हो पाती है और उसको कोर्ट में इनएडमिसिबल करार दिया जाता है कि ये एविडेंस बेकार है, किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, तो हमने डिजिटल फॉरेंसिक फंडामेंटल्स को शॉर्ट में, ब्रीफ में तो समझ लिया। अब इस टॉपिक में डुबकी लगाई जाए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिजिटल एविडेंस। तो अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करके डिजिटल एविडेंस को समझते हैं। डिजिटल एविडेंस के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, तो हम टॉपिक एंड सब टॉपिक्स सबको समझने वाले हैं। डिजिटल एविडेंस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है डिजिटल एविडेंस की लाइफ साइकिल। हमारे डिजिटल एविडेंस लाइफ साइकिल में 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है एक्विजिशन, यानी कि एविडेंस जहां से इनिशियली मिला है उसे कलेक्ट करना। दूसरा फेज होता है एनालिसिस, यानी कि जो हमें एविडेंस मिला है उसका एनालिसिस करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना। थर्ड एंड लास्ट फेज है हमारा प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, कि जो पैनल में जजेस वगैरह बैठे हैं या एक्सपर्ट विटनेस बैठा है उसके सामने हमें अपना जो हमारा एविडेंस है, जो डिजिटल एविडेंस है, उसको डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर रिपोर्ट के साथ सामने प्रेजेंट करना है। अब जरा इन फेजेस को भी हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहला फेज है एक्विजिशन। हमने शॉर्ट में जान लिया एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन का असल में मतलब ये होता है जो हमारा डिजिटल एविडेंस होता है उसे फॉरेंसिकली साउंड मैनर में कलेक्ट करना एंड उसको उठा करके अपनी लैब पे ले आना एनालिसिस के लिए। एक्विजिशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हुई, कोई छोटी सी मिस्टेक हुई, एक्विजिशन करते टाइम कुछ इलीगल मेथड यूज़ किया गया या छोटी सी कुछ मिस्टेक हो गई या गलत तरीके से किया, तो पूरा का पूरा एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाता है एंड साथ के साथ एनालिसिस के टाइम पे रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। एक चीज़ हमें नोट करने वाली बात है यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल एविडेंस के लिए, वो ये है टू गेट द एविडेंस वी माइट डिस्ट्रॉय द एविडेंस। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे डिजिटल एविडेंस के साथ, क्योंकि इसका नेचर बहुत फ्रेजाइल होता है। आपने कुछ उठाया तो आपने पीछे कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दिया। ऐसा ज़्यादातर हमारे वॉलेटाइल डेटा के केस में होता है। जैसे कि अगर हम रैम कैप्चर करते हैं तो जैसे कि हमारा एक एक्स्ट्रा प्रोसेस वहाँ ऐड होता है, यानी कि जिस टूल की मदद से हम रैम कैप्चर कर रहे हैं उसी तरीके से पीछे कोई प्रोसेस हो सकता है ओवर रिटर्न हो गया हो या कोई कैश डेटा ओवर रिटर्न हो गया हो। तो ये फ्रेजाइल नेचर जो होता है हमारे डिजिटल एविडेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा डिजिटल एविडेंस को लेकर।
क्योंकि फ्रेजाइल नेचर होने की वजह से इस एविडेंस को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये डिजिटल एविडेंस में किसी भी फेज में करे जा सकते हैं, जहाँ तो हमारा आइडेंटिफिकेशन से लेके लास्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन तक कभी भी एविडेंस को चेंज किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि एक तो इनका नेचर बहुत फ्रेजाइल होता है। क्या चीज़ें चेंज कर सकती हैं? हो सकता है कि एविडेंस बीच रास्ते में चोरी हो जाए तो हमारी चेन ऑफ कस्टडी वायलेट हो जाती है, या फिर हो सकता है कि जो हमारा एविडेंस है वो मिलने से पहले ही विक्टिम ने या जो हमारा अटैकर है या जो हमारा सस्पेक्ट है उसने चेंज कर दिया हो। तो इन सब चीज़ों को चेंज करना ना बहुत आसान है इसके फ्रेजाइल नेचर की वजह से। अब क्योंकि ये चेंजेस किसी भी फेज में हो सकते हैं और चेन ऑफ कस्टडी के अंदर भी हो सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक इन्वेस्टिगेटर को एविडेंस हैंडलिंग का और रिप्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेटर ये प्रूव कर सके कि जो एविडेंस की कंडीशन स्टार्टिंग में थी, यानी कि क्राइम सीन से थी, क्राइम सीन से लेकर जज की टेबल तक वो एकदम सेम कंडीशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, वो है कि एक्विजिशन को बहुत 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 संभल के करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी छोटी मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हमें कोई टेक्स्ट फाइल मिली जो हमारा पोटेंशियल एविडेंस हो सकता है, एंड बाय मिस्टेक जो हमारा एविडेंस है वो हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है उसने अपने होस्ट सिस्टम में किसी टूल के बजाय डायरेक्टली नोटपैड में खोल ली, जिस वजह से उसका मेटा डेटा चेंज हो जाएगा, जिस वजह से साथ के साथ ये भी चेंज हो जाएगा कि लास्ट इस फाइल को ओरिजिनली कब एक्सेस करा गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक इन्वेस्टिगेटर का या फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, वो ये है कि जैसे ही क्राइम सीन हमारा आइडेंटिफाई होता है तो वहाँ से नॉर्मल पब्लिक को दूर किया जाए, जो हमारा क्राइम सीन है उसको सीज किया जाए, ताकि हमारा एविडेंस जो है वो प्रिजर्व हो सके ओरिजिनल स्टेट में, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो सके। अब अगर इन केस कोई एविडेंस रनिंग स्टेट में, जैसे कि कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन स्टेट में, यानी कि वो चल रहा है, तो सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, उसे उसकी फोटो लेनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में साथ के साथ सब कुछ लिखना है कि ये हमारा सिस्टम जो था वो ऑन था, एंड देन मैंने इसकी फोटो ली, किस स्टेट में था, फलाना, बहुत सारी चीज़ें A to Z, डिटेल टू डिटेल हमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो रिपोर्ट होती है, उसमें हमें मेंशन करनी पड़ती है। ऑल्सो रनिंग सिस्टम में जो हमारे रनिंग सिस्टम यानी कि जो ऑन स्टेट में, उनकी सबसे पहले हमें रैम कैप्चर करनी चाहिए, ताकि जो हमारा वॉलेटाइल डेटा है हम उसे सेफ गार्ड कर सकें। ऑल्सो ड्यूरिंग द रैम कैप्चरिंग प्रोसेस, तो हो सकता है हम वर्क स्टेशन वगैरह कैप्चर करें, तो काफ़ी सारी रैम 128 GB 256 GB कुछ भी डेटा हो सकता है। तो एक चीज़ और इंश्योर करनी होती है कि भाई जो हमारा सिस्टम है उसमें कंटिन्यूसली पावर जा रही है और सिस्टम ऑन स्टेट में है। धोखे में मत रह जाना कि हमने सिस्टम लगा दिया, इमेजिंग पे हो रहा होगा, चेक कर लेना चाहिए। एक और केस ये है कि इन केस अगर हम कहीं क्राइम सीन पे पहुंचते हैं एंड जो सिस्टम है उसके अंदर कोई वाइप ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि उसे वाइप किया जा रहा है, कंप्लीटली साफ किया जा रहा है, तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, भैया पावर कट कर दो, खींच दो तार उसके, ताकि जो बचा हुआ एविडेंस है उसे प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमने वाइप कर दिया, जो भी ओवरराइट कर दिया, उसे किसी भी तरीके से रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, और रिकवर हो जाए तो उन करप्टेड फाइल्स को फिक्स करने का अभी तक तो कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। चलो, ये तो हो गई हमारी ऑन सिस्टम की बात की, जब सिस्टम ऑन हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब सिस्टम अगर ऑफ होगा तो क्या करना है। अगर सिस्टम ऑफ है तो उसका एक्विजिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, लिटरली इतना सिंपल कि सिर्फ 4 स्टेप में हो जाएगा। पहला स्टेप, सिस्टम को ऑफ रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, उसको आराम से उठाओ और जो हमारा एविडेंस है, जैसे कि एंटीस्टैटिक बैग्स वगैरह हो गए, उसे वहां डालो एंड देन कंटेनर को सील कर दो। स्टेप 3, टेप से सील करो। एंड स्टेप 4, जो आपने टेप लगाई है उसके ऊपर नोट्स लिखो एंड डेट एंड टाइम ऑफ एक्विजिशन लिखो, एंड योर एक्विजिशन इज डन हियर। मतलब फिजिकल जो एक्विजिशन है वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब एक बहुत ही कोई क्वेश्चन है, वो ये है कि टेप क्यों यूज़ करते हैं और टेप पे लिखते क्यों हैं। तो टेप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, यानी कि जब एविडेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें अगर उसे कोई खोलने की कोशिश करेगा तो टेप की वजह से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि उसे टेप ऑलमोस्ट लाइक फाड़नी ही पड़ेगी ना, तो हमें पता लग जाएगा। एंड साथ के साथ नोट्स भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चेंज हो जाएंगे या वो फट जाएंगे, तो इसलिए नोट्स लिखने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, जो हमारा एविडेंस है उसका कंटेनर सील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फेज कभी मत भूलना, चेन ऑफ कस्टडी नहीं तो वायलेट हो जाएगी। तो हम जान लेते हैं एविडेंस स्टोरेज स्टेप्स के बारे में, यानी कि एविडेंस को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। पहला, सिर्फ डिजिटल सेफ कंटेनर्स या बैग्स या पैड्स का यूज करना, यानी कि जो डिजिटल एविडेंस है उनके लिए जो एक सेफ कंटेनर है केवल वही यूज करना है, जैसे कि एंटीस्टैटिक पैड्स हो गए या एंटीस्टैटिक बैग्स हो गए। फोन के लिए फेराडेज बॉक्स या फेराडेज बैग हो गया, तो ऐसी चीज़ों का आपने यूज करना है। दूसरा ये है कि जो कंटेनर है वो गद्देदार होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर एविडेंस हमारा गिर भी जाए या कंटेनर गिर भी जाए तो अंदर एविडेंस है ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एविडेंस हमारी हार्ड डिस्क है, यानी कि मेजॉरिटी केसेस में हम हार्ड डिस्क ही उठा करके लाते हैं, हार्ड डिस्क अगर गिर जाए तो उसका बैंड बच जाता है, तो इसलिए उससे बचाने के लिए हमें एक गद्देदार कंटेनर की जरूरत होती है। तीसरा, एविडेंस को आपने जो सील करा उसके कंटेनर पे जो टेप है उस पर नोट्स लिखो। दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ताकि आप टेम्परिंग से बच सको। लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये इंश्योर करना कि एविडेंस जहाँ स्टोर किया जा रहा है, जो हमारी एविडेंस स्टोरेज फैसिलिटी है, वहाँ का टेम्परेचर सारे डिवाइसेस के लिए सही होना चाहिए। ये नहीं कि उठा करके डीप फ्रीज में फेंक दिया हार्ड डिस्क को, एक सही टेम्परेचर पे हर चीज़ को स्टोर किया जाता है। एट लास्ट आपकी आती है डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, A to Z सब कुछ, एविडेंस आइडेंटिफिकेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक A to Z सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। एंड अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो हमारे एविडेंस की गारंटी है कि वो ऑथेंटिक होगा, उसकी फॉरेंसिक साउंडनेस रहेगी, एंड चेन ऑफ कस्टडी भी जो है वायलेट नहीं होगी। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे फेज यानी कि एनालिसिस फेज में। अब एनालिसिस फेज के अंदर भी 3 फेज आते हैं, यूं मान लीजिए कि 3 स्टेप्स आते हैं। पहला हमारा आता है प्रिजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल एविडेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको एक ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व किया जाए। इस वजह से ही डेटा की सबसे पहले जैसे हम उसे एक्वायर करते हैं तो उसकी इमेजिंग करी जाती है, ताकि हम ओरिजिनल कॉपी पे गलती से भी एनालिसिस ना कर लें। इमेज कॉपी जो होती है, जो डिजिटल कॉपी होती है, उस पर एनालिसिस करा जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की होती है कि कई बार इमेजिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक में कुछ एविडेंस ऐसा होता है जो हमें पता है कि अगर हमने रिबूट करा या रीसेट मारा इसको या रूट करा तो एविडेंस उड़ जाएगा। तो ऐसे में हमें या तो क्लोनिंग करनी पड़ती है, फिर कई बार ओरिजिनल जो डिवाइस होता है उस पर भी एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरा स्टेप हमारा होता है वैलिडेटिंग द एविडेंस। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो एविडेंस में हमने प्रूफ्स निकाले हैं, मतलब जो रिजल्ट हमें मिला है, वो बाद में जाके चेंज ना हो जाए। अगर बाद में वो जाकर चेंज हो गया तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा एविडेंस जो पूरा हमारा एविडेंस होगा वो बेकार हो जाएगा, यानी कि कोर्ट में उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। साथ के साथ इस स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आपको एक एक स्टेप मेंशन करना होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, यानी अपनी जो रिपोर्ट है उसमें आपको एक एक स्टेप इसमें मेंशन करना होता है। अब थर्ड स्टेप पे आगे बढ़ने से पहले, थर्ड स्टेप के बारे में जानने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। टिप्स ये हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक जो हमारा वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, वो एक एवर ग्रोइंग वर्ल्ड है। टेक्नोलॉजी रोज ग्रो होती है, रोज कुछ नया आता है, एंड हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा सीखते रहो और लर्न करते रहो, एंड ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक कभी नहीं रुकने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटल फील्ड है उसकी ग्रोथ अभी हो रही है, वो स्टॉपिंग पे नहीं है, वो डेवलपिंग फेज में है। इसलिए हमेशा लर्न एंड ग्रो। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में एक टूल एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि एक ही टूल है जो हमें एक सर्टेन टाइप ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है, एंड आपका उस पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे केस में आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि वो एविडेंस है, कोई खिलौना नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो भी एक एक्सपर्ट है उस टूल पे या उस टाइप के एनालिसिस में, उससे हेल्प ले लेनी है। अपने ईगो पे नहीं लेके जानी है बात, आपने हेल्प ले लेनी है, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ पे आप एविडेंस के साथ एनालिसिस कर रहे हो, एविडेंस का एनालिसिस कर रहे हो, किसी खिलौने के साथ खेल नहीं रहे हो। तो ये 2 चीज़ें आपने हमेशा से याद रखनी है, अपने माइंड में बिठा लेनी है। बीइंग अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक एनालिसिस, ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड एंड लास्ट स्टेप हमारा होता है मीनिंगफुल एविडेंस फाइंड करना। मीनिंगफुल एविडेंस के अंदर हमारी 3 मेन कैटेगरी आती है। पहला आता है इनकल्पेटरी, दूसरा आता है एसकल्पेटरी, एंड तीसरा हमारा आता है टेम्परिंग एविडेंस। सो पहला हमारा इनकल्पेटरी एविडेंस है। ये इस टाइप का एविडेंस होता है जो एक्यूज्ड है, यानी कि जो पर्सन है जिस पर हमें कोई इल्जाम लगाया है, जो सस्पेक्ट है, ये उसको गिल्टी साबित करे, यानी कि जो डिफेंस है, जो उसे डिफेंड कर रहा है, उसको गलत साबित करे। दूसरा हमारा आता है एस्कल्पेटरी एविडेंस। तो इसमें क्या होता है, जो अगर हम डिफेंस है या जो हमारा सस्पेक्ट है वो गिल्टी नहीं है, तो ये जो हमारा सस्पेक्ट है, ये जो कटखड़े में खड़ा है, जिसे हम विटनेस बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसे ये इनोसेंट प्रूव करता है कि भैया ये काम इसने नहीं करा। तीसरा हमारा आता है टेम्परिंग एविडेंस। टेम्परिंग एविडेंस ये दिखाता है कि सिस्टम के साथ टेम्परिंग हुई थी। ये आप इसलिए दिखाते हो ताकि आप कोर्ट में जज को ये प्रेजेंट कर सको, ये साबित कर सको कि सर हमने एक एनालिसिस करा था एंड उसके अंदर फलाने कुछ रिजल्ट्स आए हैं जो कि टेम्पर्ड हैं, जो कि 100% एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। तो ये चीज़ भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। इसलिए हमें ये मेन 3 टाइप के एविडेंस जो है फाइंड करने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट स्टेप पे, जो है हमारा प्रेजेंटेशन फेज, यानी जो हमारा डिजिटल एविडेंस की लाइफ साइकिल है, उसके थर्ड फेज पे हम आ जाते हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन फेज में हमें काफ़ी सारी चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें कोर्ट में पैनल में पेश करनी होती हैं या फिर प्रेजेंट करनी होती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, पहला हमारी होती है एनालिसिस रिपोर्ट, कि भैया आपने एनालिसिस किया है तो क्या क्या एनालिसिस किया है, कैसे कैसे करा और क्या क्या करा है, ठीक है। और आपने उसमें यह भी मेंशन करना है कि एनालिसिस करने के बाद आपने वहाँ पे क्या क्या फाइंड किया, कि भैया मैंने फलानी फोटो फाइंड करी, ढिमकानी ऑडियो फाइंड करी, तो उससे क्या क्या प्रूव होता है। ये सब आप अपनी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस लेवल पे लिखना होता है कि जो हमारा जज है, क्योंकि उसे डिजिटल नॉलेज नहीं है, हम ये जूम करके चलता है कि सामने किसी भी जो जज है उसे डिजिटल फॉरेंसिक या टेक्निकल वर्ड की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसमें हमें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्हें समझाने लायक रिपोर्ट लिखनी होती है, जो कि साथ के साथ कोर्ट में एडमिसिबल भी हो। सो ये फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो।
दूसरा हम ये प्रेजेंट करते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हमारे रिजल्ट्स पाने के लिए। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक फोटो फाइंड करी या मैंने एक वीडियो फाइंड करी जिसके अंदर पूरा क्राइम दिख रहा है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि मुझे ये फाइल कहाँ से मिली, मैंने क्या क्या फॉलो किया, मैंने इमेजिंग करी, कौन सा टूल यूज़ करा, ये सब आपने बताना होता है। एंड थर्ड फेज में हमने बताना होता है कि आपने कौन सा टूल यूज़ करे एंड कौन कौन से टूल्स यूज़ करे। हो सकता है आपने यूफेड यूज़ करा हो सकता है आपने FTK इमेजर का यूज़ करा हो, और भी हमारे बहुत सारे बेल का सॉर्ट एविडेंस सेंटर है, ऐसे करके हमारे बहुत सारे टूल्स हैं। तो आपने बताना है कि आपने किस टूल पे क्या क्या काम करा है। एंड इसको भी हमने एक टेक्निकल एज वेल एज सिंपल रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि सामने एक्सपर्ट विटनेस बैठा होता है। तो टेक्निकल रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट विटनेस के लिए होती है, जो सिंपल रिपोर्ट है वो हमारे जज में, जो पैनल में जज बैठा है, उसके लिए होती है। एक बात ध्यान रखने की होती है कि हमने ये 3 चीजें भले ही अच्छे से प्रेजेंट कर दी, लेकिन ये मीनिंगलेस हो जाएंगी अगर आपके पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो मेक श्योर आप जब भी ये चीज़ें प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में या किसी के भी सामने, ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ही जाएं, हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयर के सामने इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो उसको भी एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन आपने देनी पड़ेगी कि भैया फलानी चीज़ें हुई थी इस वजह से, ताकि उस पर विश्वास बन सके, एडमिसिबल वो कोर्ट में हो सके, या फिर आप जहां भी उसे प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे उसकी एडमिसिबिलिटी बनी रहे। ऑलराइट, तो हम बात कर लेते हैं हमारे डिजिटल डेटा की वॉलेटिलिटी नेचर के बारे में। तो इसके बेस पे हमारा डेटा 2 टाइप का होता है। पहला होता है वॉलेटाइल डेटा, दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल डेटा। तो जो वॉलेटाइल डेटा होता है वो इस टाइप का डेटा होता है जो सिस्टम के बंद होने पे डिलीट हो जाता है, यानी कि लॉस्ट हो जाता है परमानेंटली। और नॉन वॉलेटाइल डेटा वो होता है जो हमारा डेटा चाहे सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन वो डिलीट नहीं होता, वो सेव्ड रहता है। सो वॉलेटाइल डेटा का एग्जांपल है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें सारा कैश वगैरह स्टोर होता है, आपके टेम्परेरी जो वर्किंग फाइल्स होती हैं वो सब रैम के अंदर स्टोर होती है। और आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD, ये सब आपके नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के अंदर आते हैं। सो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। तो अगर हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं और वहाँ पे हमारा कंप्यूटर हमें ऑन कंडीशन में मिलता है, तो हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कैप्चर करेंगे, जो उसका वॉलेटाइल डेटा है उसे कैप्चर करेंगे, वो हमारी प्रायोरिटी वहाँ लेता है। लेकिन अगर साथ के साथ हमें यहाँ पे किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, वो वहाँ पे हमें सिस्टम जो ऑफ कंडीशन में मिलता है, तो उसके बाद हमारे लिए रैम कैप्चर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रैम का डेटा इरेज हो चुका है। देन हम सबसे पहले वॉलेटाइल डेटा को ना छोड़ करके नॉन वॉलेटाइल डेटा यानी कि जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह है उस टाइप के डेटा को कैप्चर करते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल गाइस। आई होप आपको डिजिटल फॉरेंसिक के फंडामेंटल्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे डेटा एक्विजिशन एंड इमेजिंग के बारे में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।